स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल वत्स पे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे भी हाल फिलहाल में ही आप लोग का नीट प्रिपरेशंस को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी बायोलॉजी का तमाम कंटेंट्स को डील करना स्टार्ट कर दिए हैं। लास्ट लेक्चर में आईसीबीएस के रूल्स को हम लोग डील किए थे और उससे पहले वाला लेक्चर में फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को डील किए थे। मतलब अभी जो हम लोग ये सीरीज लॉन्च किए हैं ये पहला सीरीज होगा यूट्यूब चैनल पे। किसी भी कंटेनर आज तक ये चीज को लागू नहीं किया है। मतलब हम लोग का मोटिव ये है कि इस सीरीज के अकॉर्डिंग आप लोग का बायोलॉजी का वो कंटेंट को हम लोग डील करें जिससे लास्ट 25 ईयर्स में रैपिडली आस्क्ड क्वेश्चन हुआ है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो 12th का टॉपिक है, सबका इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर फ्रेम हुआ है तो 3 टॉपिक पे हुआ है। फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड oogenesis, ये दोनों गैमेट फॉर्मेशन का पार्ट है मेल और फीमेल का, और पाथवे ऑफ स्पर्म, ये यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। और सेकंड टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो एक नया टॉपिक ही दिया है एनसीईआरटी 12th में, तो यहां से क्वेश्चन आता है। तो जहां से क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का अगर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखें तो पहले हम लोग वो चीज कवर करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इतना ही पढ़ के जाएं और आपका 360 में 360 चले जाएगा, नहीं। हमारा कहना यह है कि जब पढ़ना आप स्टार्ट करें एट अ टाइम ऑफ रिविजन पहले इस चीज को आप देखें। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। 2 वर्ड बहुत फेमस है, स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी। ये हम लोग भी जब तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, ये वर्ड फेमस था पर समझ में नहीं आता था। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है जैसे आप एक टॉपिक उठा लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यही टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं तो इसी बारे में आपको बता रहे हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले क्या पढ़ना चाहिए? ऐसे तो है नहीं कि आप पहला बार एग्जाम दे रहे हैं। जो रिपीटर्स है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले वो चीज पढ़ना चाहिए जहां से लास्ट 25 ईयर में क्वेश्चन आया है। इस चीज को देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा जाके चेक करना पड़ेगा लास्ट 25 ईयर में कहां से आया, वहां आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि जो हमारा जो ये 20-25 लोग का ग्रुप है, जो हम लोग ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, वो हम लोग एग्जाम कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार एग्जाम देके कॉलेज में गया हुआ है, और वो सब मिलके हम लोग डिफाइन किए हैं कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर में आया हुआ है। तो वो चीज को हम लोग कवर किए हैं और हमारा मोटिव ये है कि कम समय में आपका कम टाइम लगे उसमें से क्वेश्चन आए। बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे मेडिकल लेवल का तो क्वेश्चन तो आना ही है, इसमें क्या दावा करना है। लेकिन हमारा ये दावा है कि इस टॉपिक जो हम लोग डील कर रहे हैं अगर oogenesis से क्वेश्चन आएगा तो इससे एक लाइन बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है। जब आप एग्जाम देके आएंगे तो जरूर कमेंट करेंगे। अच्छा, एक बात और आप लोग को कहनी थी कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग तो इस चीज को डील कर रहे हैं, कब क्या पढ़ाना है। अगर आपको भी लगे कुछ इसमें ऐड करना है कि इन द सेंस कि ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया और ये छूट गया है, तो आप उसमें ऐड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट। आप कमेंट करें और कमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग डील भी करेंगे। चलिए अभी शुरू करते हैं oogenesis। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गैमेट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, एक इंफॉर्मेशन भी आप लोग के लिए है कि अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज भी इस पे लॉन्च करेंगे। उसका मोटिव ये होगा कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके आपको समझाया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी जब ये समझने के बाद भी जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं स्टूडेंट, या हम लोग भी बैठते हैं, बहुत पुराने स्टूडेंट हम लोग भी रह चुके हैं, तो जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग को भी कंफ्यूजन आता है कि अच्छा ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है। और डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी का, 10, 15, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं कि डायरेक्ट लाइन उठा के और फ्रेम कर दिया गया है। तो उस चीज को हम लोग अच्छे से लाइन टू लाइन कवर करेंगे। वो सीरीज भी हम लोग जल्द ही लॉन्च करेंगे 1-2 दिन के अंदर, तो उसको भी आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं oogenesis। oogenesis का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, मतलब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना कहलाता है oogenesis। द टर्म यहाँ पे एक वर्ड हम लोग यूज किया मैच्योर। मैच्योर मतलब कि अब वो गैमेट इस तरह से बन चुका है कि कैपेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का मिलना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हैं? तो oogenesis के अंदर 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। जो ये मल्टीप्लिकेशन फेज है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ से अगर हम समझें तो उसका मतलब ये है कि जब चाइल्ड मदर के इनसाइड ही होता है, जो चाइल्ड है जब मदर के इनसाइड ही होती है, कौन सा चाइल्ड? फीमेल की बात कर रहे हैं, पहले हम लोग लिख दिए फीमेल का, हम गैमेट फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो जब फीमेल चाइल्ड मतलब गर्ल्स जब मदर बेबी के इनसाइड होती है उसको बोलते हैं क्या? एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये जो काम होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। वहां पर क्या होता है? फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो मदर बॉडी के इनसाइड में बन जाते हैं। मतलब जब ये 9 महीना का जो दरमियान होता है, जिसको आप लोग पार्टीशन टाइम बोलते हैं, प्रेगनेंसी टाइम, मतलब जब फीमेल लड़की होती है, जो गर्ल्स होती है, जो फीमेल चाइल्ड होती है,
वो जब मदर बॉडी के इनसाइड में ही रहती है, उसको एम्ब्रायोनिक लाइफ भी अपन बोलते हैं, तो उसी टाइम में जितना फीमेल का गैमेट्स बनना है, जितना ओवम बनना है, आप जानते हैं फीमेल गैमेट्स क्या होता है, ओवम, तो जितना ओवम बनना है वो सारा ओवम इनसाइड मदर में ही बन जाएगा। जब मदर के अंदर ही फीमेल चाइल्ड होगी तो सारा ओवम बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज हम लोग लिखे भी है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब चलता है उसी टाइम में ये होता है। प्राइमरी, ये जो है पीजीसी और जीएमसी मतलब प्राइमरी जर्मिनल सेल्स जो होता है वो डिप्लॉयड सेल, जितना भी ओगोनिया है वो डिप्लॉयड होता है। जब मदर के अंदर चाइल्ड होती है, फीमेल चाइल्ड, तब सारा ओगोनिया बन जाएगा, सारा ओगोनिया तैयार होगा। ओगोनिया के अपन क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं बाद में। तो ये जितना भी ओगोनिया है कब बनेगा, फीमेल का, जब मदर बॉडी के इनसाइड होगी। तो सारा मल्टीप्लिकेशन फेज फीमेल बॉडी के अंदर बन चुका है, क्या ओगोनिया बन चुका है, मेल फीमेल गैमेट्स बन के तैयार है। अच्छा, एक लाइन एनसीईआरटी लिखती है, नो मोर ओगोनिया आर एडेड टू फॉर्म आफ्टर बर्थ, मतलब 25 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। मतलब जब फीमेल चाइल्ड अपना मदर के इनसाइड होती है, जन्म होने से पहले, मतलब जो बच्चा है, जो लड़की होती है, लड़की, उसका जन्म होने से पहले पहले तक जब वो अपना मदर के इनसाइड में ही रहती है, जन्म नहीं होता उससे पहले पहले, बिफोर बर्थ, सारा का सारा फीमेल गैमेट्स बन जाता है, सारा ओवोनिया बन के तैयार हो जाता है। इसलिए हम लोग लिखे हैं 25 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। जब यूट्रस में होती है, मतलब इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रस में जब होती है तो बोलते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ। जब वो बच्चा कहाँ रहती है, गर्ल चाइल्ड कहाँ होती है, फीमेल बॉडी के अंदर, उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज में आप ये समझ चुके हैं कि सारा गैमेट्स बन के तैयार है। जो गर्ल चाइल्ड है अभी कहाँ है, जन्म हुआ है, जन्म भी नहीं हुआ है, मदर के अंदर में ही है, वो मदर बॉडी के इनसाइड है, लेकिन गैमेट बन के तैयार है वो चाइल्ड के अंदर, ठीक है, जन्म से पहले पहले। अगर ग्रोथ फेज की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हम लोग ग्रोथ फेज पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का, देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एज मच एज यू कैन यू हैव टू शेयर फॉर ऑल योर डियर फ्रेंड्स। जितना भी आपका फ्रेंड है वो सबके लिए आप शेयर करें ताकि उसका भी एक अच्छा प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। हम लोग का वही मोटिव है कि आपके प्रिपरेशन में कुछ ऐड कर सके, ऐड करना हमारा काम। हम आपको टीचर के रूप में गाइड नहीं कर रहे हैं, एज अ एल्डर ब्रदर, बड़े भाई के रूप में आपको चाहते हैं कि कुछ ऐड करें ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो, एक बार में आप अपना डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज जा सकें। जो कहीं ना कहीं हम लोग अपना डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, उस चीज को आपको हम करवा सकें, तो हमें लगेगा कि हमारा अगर छोटा भाई बहन मेडिकल कॉलेज में गए हैं, अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं उस चीज से संतुष्ट होते हैं, इसीलिए ऐड करना चाह रहे हैं इस चीज को। तो ग्रोथ फेज की अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जिस तरह से स्पर्म ग्रोथ फेज में ग्रो करते हैं, उसी तरह से जो ओगोनिया बन चुका है मल्टीप्लिकेशन फेज में, वो ग्रोथ फेज में ओनली क्या करेंगे, अपने साइज में इंक्रीजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, साइज में इंक्रीजमेंट करेंगे। मतलब इस ग्रोथ फेज में अपना साइज को इंक्रीज कर लिया ओगोनिया। ओगोनिया क्या है, फीमेल गैमेट्स, अपना साइज को इंक्रीज कर चुका है, और साइज इंक्रीज करने के साथ साथ ही वो इतना कैपेबल हो चुका है कि वो प्राइमरी oocytes के नाम से जाना जाएगा। मतलब जो पहले ओगोनिया जिसको हम लोग बोलते थे, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, अभी भी ये डिप्लॉयड ही है, 2n से ही लिखते हैं डिप्लॉयड को, लेकिन ये अपना साइज को इंक्रीज कर चुकी है, इसका नाम ओगोनिया से अब पीओ हो चुका है, मतलब ये अब प्राइमरी oocyte बन चुकी है। ये दोनों फेज मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज ग्रोथ, दोनों फीमेल जो चाइल्ड होती है, जो गर्ल होती है, जब अपना मदर बॉडी के इनसाइड होती है तभी ये पूरा हो चुका होता है। मतलब जो गर्ल होती है उसके अंदर जितना गैमेट्स बनना है, जब वो मदर बॉडी के इनसाइड होती है तो बन चुका होता है और ग्रोथ भी कर चुका होता है। अब जब वो उसका बर्थ हो जाएगा तो बर्थ के बाद एक ही फेज चलेगा, दैट इज द मैच्योरेशन फेज। तो बर्थ से पहले पहले दो फेज, बर्थ के बाद एक फेज। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड से, एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ओनली एनसीईआरटी का लाइन को अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं ताकि जब आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा अपने आप ठीक होगा। मैच्योरेशन फेज की अगर बात करें तो ये लॉन्गेस्ट फेज होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अदर एनिमल्स के अंदर ग्रोथ फेज होता है लॉन्गेस्ट। तो ह्यूमन कैसा है, विविपोरस, तो विविपोरस के अंदर लॉन्गेस्ट फेज क्या है, मैच्योरेशन, और जितना ओविपेरस होता है एग लाइन, दैट इज व्हाट, ग्रोथ फेज, उसका होता है लॉन्गेस्ट। ठीक है, एक लाइन याद रखिएगा, पुराना एनसीईआरटी में स्पष्ट ये चीज लिखा हुआ है। मैच्योरेशन फेज की अगर बात करें तो यही काम हमारा है, जो पुराना एनसीईआरटी में भी है और उससे क्वेश्चन आ चुका है उसको यहाँ पर ऐड करें, यही काम हमारा है। यही काम हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप नया एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। हमारे पास टाइम है, हम रिसर्च करते हैं फिर काम करते हैं। आपको रिसर्च नहीं करना है, विश्वास करना है, उस चीजों को फॉलो करना है। और अगर उससे विश्वास ना हो तो आप उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको बुक भी नहीं पढ़ना है, बस इस लेक्चर को देखिए, ध्यान से सुनिए और लास्ट 25 पर क्वेश्चन लगाइए। अगर एक भी क्वेश्चन ना लगे तो आप कमेंट कीजिएगा।
मैच्योरेशन फेज लॉन्गेस्ट फेज होता है। अभी तक ये जो आपका गैमेट्स बना है फीमेल, वो डिप्लॉयड स्टेज में ही है, डेवलपमेंट चल रहा है, प्राइमरी oocyte बन चुका है, डिप्लॉयड स्टेज में है। अब मैच्योरेशन में दो काम होगा, ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट करने वाले को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, सेल डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी प्रोफेज फर्स्ट, समझ में आ रहा है? ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कन्वर्ट हो चुका है और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो चुका है। इसको डिटेल समझेंगे मैच्योरेशन फेज को अपनी डायग्राम की हेल्प से। पहले यहां देख लेते हैं। अब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होगा, और जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो मियोसिस फर्स्ट इज फॉलोड बाय मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए पहले हम बोले थे ओवम नहीं बोलते हैं, ओगोनिया बोलते हैं। ओगोनिया से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, और सेकेंडरी में जब मियोसिस सेकेंड होता है तो बन जाता है ओवम। और मियोसिस सेकेंड में कौन सा, मेटाफेज, यहाँ प्रोफेज था, यहाँ मेटाफेज है। मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी बनने के लिए मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, और सेकेंडरी से ओवम बनने के लिए जाहिर सी बात है फर्स्ट मियोसिस हो चुका है तो कौन सा मियोसिस होगा, सेकेंड मियोसिस होगा सेकेंडरी oocyte में। लेकिन यहाँ प्रोफेज ना होगा, यहाँ मेटाफेज सेकेंड होगा। समझ में आ रहा है? एम सेकेंड में M2 होगा, मेटाफेज सेकेंड होगा, बस खत्म कहानी। M का कॉम्बिनेशन है सेकेंड वाले में, सेकेंड बोल रहे हैं, सेकेंड मेटाफेज सेकेंड। ये मैच्योरेशन फेज को इस डायग्राम से अगर समझें तो हमारे पास इंट्रायूट्राइन लाइफ बार बार फोकस कर रहे हैं। मतलब जब फीमेल चाइल्ड, जब गर्ल चाइल्ड अपने मदर बॉडी के इनसाइड में है, तब मिलियंस ऑफ ओवम बन चुका है, मिलियंस ऑफ ओगोनिया बन चुका है, मिलियंस ऑफ फीमेल गैमेट्स बोल चुका है। ओगोनिया बोलिए, ओवम बोलिए, फीमेल गैमेट्स बोलिए, तीनों एक ही बात है। मतलब जब ये बच्चा, ये गर्ल चाइल्ड है, वो गर्ल चाइल्ड जब फीमेल बॉडी के अंदर में है तो मिलियंस ऑफ व्हाट, मिलियंस ऑफ ओवम, ओवम बोल लीजिए आप, oocyte बोल लीजिए आप, प्राइमरी oocyte बोल दीजिए, सेकेंडरी oocyte बोल दीजिए, लगभग एक ही बात। समझ पा रहे हैं? तो ये मिलियंस ऑफ ओवम होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। एनसीईआरटी स्पष्ट लिखती है, इनसाइड द इंट्रायूट्राइन लाइफ मिलियंस ऑफ ओवम आर प्रोड्यूस्ड। मतलब जब फीमेल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड अपना मदर बॉडी के इनसाइड में है तब मिलियंस ऑफ ओवम बन चुका है, लेकिन मेल के अंदर नहीं। जब हमारा मेल में, जब हम लोग का जन्म हो जाता है, जब हम मदर बॉडी से बाहर आ चुके हैं, बर्थ हो चुका है, बर्थ होने के बाद भी जब हम लोग पुबर्टी स्टेज को 16 ईयर के आसपास में जाते हैं, तब जाके हम लोग का स्पर्म बनना स्टार्ट होता है, तब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। लेकिन ये oogenesis इंट्रायूट्राइन लाइफ से चल रहा है। वहीं पर जितना भी बनना है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, मदर बॉडी के अंदर में, फीमेल चाइल्ड में, उतना एग बन चुका है, उतना ओवम बन चुका है। एग भी हम लोग बोलते हैं जनरल लाइफ में, उतना एग क्या है, बन चुका है। तो ये कहानी यहां तक हो चुकी है। मतलब उतना क्या बन चुका है, एग बन चुका है, मिलियंस ऑफ एग बन चुका है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। और इंट्रायूट्राइन लाइफ से बर्थ होते होते 9 मंथ का होता है ना, 9 मंथ तक कोई भी होता है अंदर अपने मदर बॉडी के इनसाइड इंट्रायूट्राइन लाइफ, वो 9 मंथ होते होते पर एग में, मिलियंस में से पर ओवरी के अंदर 1 पेयर ओवरी होता है ना, पर ओवरी में 60,000 से लेकर 80,000 ओवम जो है बच जाता है। पर ओवरी, मतलब पर ओवरी में 60 से 80,000 एग बच जाता है। कहां, मिलियंस ऑफ एग था, कब, इंट्रायूट्राइन लाइफ में। जब वो फीमेल चाइल्ड अपना मदर बॉडी के इनसाइड थी तो मिलियंस ऑफ ओवम था। लेकिन कितना बच चुका है, 60,000 से 80,000। कितना, पर ओवरी, 2 ओवरी है तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। कितना हो जाएगा, 1,20,000। कहां मिलियन, कहां 1,20,000। लेकिन एनसीईआरटी इस लैंग्वेज में लिखती है, हम भी इसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। 60,000 से 80,000 पर ओवरी, एक ओवरी में इतना है तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 से 1 लाख, खत्म, 1,60,000 तक हो जाएगा, खत्म कहानी। मिलियंस में से इतना बचा है आफ्टर बर्थ। अब बर्थ होने के बाद आप लोग सुनते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, पुबर्टी के बाद, जब पुबर्टी टाइम करती है। और फीमेल के अंदर पुबर्टी कब होता है, 13 to 16 ईयर में। तो जब 13 to 16 ईयर में फीमेल पहुंच चुकी है, 13 से 16 साल में पहुंच चुकी है, मतलब ये उसका पुबर्टी एज हो चुका है। तो हमारा पुबर्टी एज में स्पर्म बनता है, इसका ओवम कहां बन चुका है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब अपना मदर के बॉडी के अंदर भी थी। तो इसका जब पुबर्टी एज पहुंचेगा ना, इस 60,000 से 80,000 में से पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 एग क्या होगा, रिलीज होगा। क्या होगा, रिलीज होगा। बर्थ के बाद इतना ही बचता है, बर्थ से पहले मिलियंस में होता है, ठीक है। बर्थ के बाद 60 से 80,000 पर ओवरी से निकलता है। तो पर ओवरी एनसीईआरटी क्यों लिख रही है, कि एनसीईआरटी बोलना चाह रही है कि एक ओवरी से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही एग रिलीज होती है। एक ओवरी से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही एग रिलीज होती है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल को और डिटेल में हम पढ़ाएंगे अलग लेक्चर में। यहाँ मतलब समझिए कि 60 से 80 हजार पर ओवरी क्यों बोला एनसीईआरटी, इसीलिए बोला कि एक ओवरी से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होती है। तो 13 टू 16 ईयर के बाद आफ्टर बर्थ कितना बचा हुआ है, इससे पर मंथ एक ओवरी से एक बार हुआ, दूसरे ओवरी से दूसरे बार एग का रिलीज होगा। अब हम ये डिटेल में समझेंगे कि 60,000 में से 60 से 80,000 में से जो एग है उस एग को लेते हैं और वो एक का डिटेल मेंस्ट्रुअल जो डिटेल देखते हैं किसका, मैच्योरेशन फेज का। मैच्योरेशन फेज में एक एग लेते हैं अपन एक को। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके बॉडी के अंदर मेल या फीमेल में कितना क्रोमोसोम है, आप तुरंत आंसर देते हैं 46। गलत है। पूरा बॉडी में नहीं, पूरा बॉडी में से किसी एक सेल की बात चल रही है। मतलब एक सेल के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ सेल है, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है। तो हम लोग मैच्योरेशन फेज समझने के लिए आज तक हम जितने स्टूडेंट से पूछे हैं कि भाई ये बता दो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना क्रोमोसोम, तो कोई ये नहीं बोलता है मिलियंस, बोलता है 46। आप पूछ के अपने फ्रेंड से चेक कर लीजिएगा। 46 क्रोमोसोम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसमें से वो 46 क्रोमोसोम एक सेल में होता है। बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है, बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल होता है। मेल हो या फीमेल हो, अंतर कहां होता है, 44 प्लस XY, 44 प्लस XX। बस ये क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम और इसको बोलते हैं अपन सेक्स क्रोमोसोम। मेल और फीमेल में बस डिफरेंस सेक्स क्रोमोसोम में होता है। ये जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होता है ये सेम होता है किसमें, मेल एज वेल एज ए फीमेल। इसमें चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें चेंज होता ही नहीं है। जो भी वेरिएशन आपको देखने को मिलता है मेल के अंदर या फिर फीमेल के अंदर, सारा वेरिएशन सेक्स क्रोमोसोम में आता है। अगर Y है तो वो सेक्स क्या होगा, मेल, और अगर XX है तो वो सेक्स क्या होगा, फीमेल। वेरिएशन यहां पर देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग सारा फेज समझ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। मैच्योरेशन फेज को हम लोग डिटेल में इस डायग्राम से देखते हैं, एनसीईआरटी समझाया है। तो चलिए कोई एक सेल ले लेते हैं, एक अंडा ले लेते हैं, एक ओवम ले लेते हैं, उसको समझते हैं। अगर एक उगुनिया सेल ले लेते हैं, उस एक उगुनिया सेल्स के अंदर कितना क्रोमोसोम्स होगा, एक सेल के अंदर, पूरा बॉडी नहीं, एक सेल के अंदर कितना, 46। फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल हो या मेल हो ये 44 तो सेम रहेगा। डिफरेंस कहां आएगा, XX। अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो ये XX में डिफरेंस आएगा, 44 प्लस XX। ये ओवोनिया कहां बना है बताइए, इंट्रायूट्राइन लाइक, इसलिए हम लिखे हैं एम्ब्रायो के अंदर 25 वीक के अंदर अंदर ओवोनिया बन चुका है। तो जब फीमेल बॉडी, जब फीमेल चाइल्ड, जब गर्ल, हम लोग भी पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था, इसलिए आपको समझा रहे हैं। जब गर्ल चाइल्ड जो होती है, जब अपना मदर बॉडी के अंदर में होती है, ओवोनिया बन चुका होता है। उसी एक ओवोनिया को लिए हैं और हम लोग समझना चाह रहे हैं मैच्योरेशन फेज। तो एक एग को जब उठा के हम देखते हैं, मान लेते हैं ये एक एग है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होगा। 44 क्रोमोसोम कैसा होगा, 44 कैसा होगा, ऑटोसोमल होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता। चेंज कहां आता है, सेक्स में, XX 45 46। इसके अंदर पहला फेज होता है बर्थ से पहले, इसमें होगा माइटोसिस, और आप जानते हैं माइटोसिस में एक सेल से एक ही सेल बनता है। अब माइटोसिस में क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम सेम रहेगा, बस ये ओवोनिया से क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte। जब ओवोनिया के अंदर होगा माइटोसिस, ये मदर बॉडी के अंदर ही चल रहा है अभी कहानी। जब ओवोनिया से बनेगा प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte, वहां क्या होगा, माइटोसिस डिफरेंशिएशन मतलब वो डिफरेंशिएट हो रही है, सेल बड़ा हो चुकी है, सेल के अंदर कैपेबल है कि वो अब फर्टिलाइजेशन कर सकती है, मतलब मेल गैमेट से फर्टिलाइज कर सकती है। तो अब जब इस ओवोनिया में माइटोसिस होगा तो प्राइमरी oocyte बनेगा, ठीक है। प्राइमरी oocyte बनने के लिए क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। अभी भी क्रोमोसोम 44 प्लस XX मतलब 46 ही क्रोमोसोम है। ये कब हो रहा है, जब बर्थ होने वाला है। अब जब बर्थ होने वाला है मतलब कौन सा फेज चलेगा, मैच्योरेशन। बर्थ से पहले ओवोनिया तक कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ। मल्टीप्लिकेशन भी हो गया मैट्रिक्स होने के बाद, और मैट्रिक्स होने के बाद ग्रोथ भी हो चुका है। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर बर्थ के टाइम में हम लोग बात करें तो प्राइमरी oocyte बन चुका है। अब ये प्राइमरी oocyte बनने के बाद जब तक ये पुबर्टी एज नहीं आएगा, मतलब 13 से 16 साल का पीरियड नहीं आएगा, तब तक ये प्राइमरी oocyte में कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। एक बार बर्थ हुआ, बर्थ के बाद इस ओवोनिया में माइटोसिस होगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा। प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम्स का नंबर वही होगा 46, 44 प्लस XX क्यों, क्योंकि फीमेल है। अब एक बार प्राइमरी oocyte बन चुका है तो अब ये जब तक पुबर्टी एज में नहीं जाएगी वो गर्ल चाइल्ड, तब तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड अंटिल और अनलेस द गर्ल चाइल्ड कांट अटेंड पुबर्टी एज।
जब वो पुबर्टी एज में पहुंचेगी, 13 से 16 साल की एज में पहुंचेगी, तो इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी प्रोफेज फर्स्ट होगा, और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर एक स्टेज होता है डिप्लोटीन में भी पूछ सकता है। तो मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी oocyte में होगा कब? जब वो गर्ल चाइल्ड कहां पहुंच चुकी है? पुबर्टी एज में। पुबर्टी एज में पहुंच चुकी है तो मियोसिस फर्स्ट होगा। और जब मियोसिस फर्स्ट होगा ना, मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट में कौन सा स्टेज? डिप्लोटीन। तो जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा, प्रोफेज फर्स्ट होगा, ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में होता है कन्वर्ट, तो कुछ चेंज आता है उस प्राइमरी oocyte के ऊपर, लेयर्स बनता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिक्यूल्स वगैरह। ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर बनता है, उसको नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिक्यूल्स, उसको बाद में देख लेंगे। तो क्या हो गया? प्राइमरी oocyte कब बन चुका है आपको? एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के बाद कब तक अरेस्ट रहेगा? कब तक अरेस्ट होगा? कब तक मियोसिस फर्स्ट इसमें नहीं होगा कंप्लीट? जब तक ये पुबर्टी अटेंड नहीं करेगी। जैसे गर्ल चाइल्ड पुबर्टी अटेंड करती है, मियोसिस फर्स्ट होगा कंप्लीट और बन जाएगा सेकेंडरी। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मतलब ये जो 46 क्रोमोसोम है 23 के पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, हाफ में टूट जाएगा। ये क्रोमोसोम हाफ में ब्रेक हो गया, तो 46 जो है 23 और 23, 22 प्लस 1 23, 22 प्लस 1 23, 23 में कन्वर्ट हो गया। हम लोग का समझ नहीं आता था मास्टर क्या कर रहा है। ये 46 था पहले, 44, फिर 45, 46। मियोसिस फर्स्ट का मतलब ये होता है, काम ये होता है कि ये 46 क्रोमोसोम को 23 में कन्वर्ट कर दे, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही रहे। अगर ये नहीं टूटेगा तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? 46 फीमेल से आएगा, 46 मेल से आएगा, डबल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मतलब ये 46 जो है 23 और 23 में कन्वर्ट हो गया। 23 कैसे? 22 प्लस 1 23, सिर्फ प्लस का साइन लगाया। अब ये सेकेंडरी oocyte एक बार बन चुका है गर्ल चाइल्ड के अंदर, फीमेल के अंदर, तो अब ये सेकेंडरी oocyte तब तक अरेस्ट रहेगा, मतलब तब तक रेस्ट में रहे। अरेस्ट मतलब रेस्ट में रहेगा, तब तक कुछ भी नहीं करेगा, तब तक कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि स्पर्म का एंट्री नहीं होता है। जब तक कि स्पर्म का एंट्री नहीं होता है, समझ रहे हैं? जब तक सेकेंडरी oocyte तब तक अरेस्ट रहेगा जब तक कि स्पर्म का एंट्री नहीं होगा। स्पर्म का एंट्री जैसे होगा, मतलब जब वो फीमेल मेल के साथ में कॉपुलेशंस करेगी, तो कॉपुलेशंस करने के टाइम में स्पर्म का एंट्री होगा उसके वेजाना के अंदर, और जब स्पर्म का एंट्री होगा तो वो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब से ये एग रिलीज होगा, और वो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आके मिलेगा, और जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आके एग से मिलेगा, इस सेकेंडरी oocyte से मिलेगा, तब ये सेकेंडरी oocyte ओवम कहलाएगा। तब ये सेकेंडरी oocyte को हम बोलेंगे ओवम या ओटीड। अब ये सेकेंडरी oocyte को अब हम लोग बोल सकते हैं कि फीमेल गैमेट्स क्या बन चुकी है? एग बन के तैयार हो चुकी है। ये फीमेल गैमेट्स की जर्नी तब स्टार्ट हुआ था जब ये फीमेल कहां थी? अपना मदर बॉडी के इनसाइड में थी। कंप्लीट कब हुआ? पुबर्टी के बाद। पुबर्टी के बाद भी कब कंप्लीट हुआ? जब स्पर्म का एंट्री हो चुका है उसके बाद, मतलब जब वो कॉपुलेशंस कर चुकी है। तो बन कब चुका था ये ओगोनिया? फीमेल चाइल्ड के, जब वो अपना मदर की बॉडी के इनसाइड में थी तब ओगोनिया बन चुका है। अब उस ओगोनिया से ओवम कब बना है? जब वही फीमेल चाइल्ड बड़ा हो चुकी है, 16-17 साल का हो चुकी है, उसके बाद वो कॉपुलेशंस कर रही है, मतलब मेल बॉडी का स्पर्म उसके अंदर गया, फैलोपियन ट्यूब में गया और सेकेंडरी oocyte से फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन किया, उसके बाद जाकर ओवम तैयार हुआ। तो अब ये प्राइमरी oocyte आप फिर से एक बार देख लें। ये ओगोनियम था। ओगोनियम कब था? जब वो गर्ल चाइल्ड अपना मदर बॉडी के अंदर थी, बन चुका है। बनेगा बर्थ के बाद कोई ओगोनिया नहीं बनेगा। अब इसी ओगोनिया में जब माइटोसिस होगा तो प्राइमरी oocyte बन जाएगा, और प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। पहला बार में हम पोलर बॉडी का बात इसलिए नहीं कर रहे थे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकेंड इसमें से जो 23 में कन्वर्ट हुआ तो एक तो सेकेंडरी oocyte के काम करेगा, और ये जो बना है ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स का लेवल मेंटेन रहे, इसीलिए ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन में काम नहीं आता है, या तो इसका हो जाता है डिजनरेशन या तो रिमेन सेम होता है। एनसीईआरटी लिखती है कि डिवीजन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी इज अनसर्टेन। डिवीजन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन चुका है। अब फिर से जब इस सेकेंडरी oocytes के अंदर मियोसिस सेकेंड होगा तो क्या बनेगा? ओवम प्लस सेकेंड पोलर बॉडी, क्योंकि हमको तो एक ही चाहिए। 23 यहां से आएगा और 23 मेल के स्पर्म से आएगा, दोनों मिलेगा फिर से 46 बन जाएगा। क्योंकि अगर ये भी आएगा उधर से स्पर्म भी आएगा तो कुछ और ही क्रोमोसोम्स नंबर बन जाएगा। तो हमको ये चाहिए नहीं चाहिए क्या? ये
ओवम, 23 यहाँ से 23 स्पर्म का जो नया जायगोट बनेगा, क्योंकि अंदर कितना बचेगा क्रोमोसोम 46। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ओवरिया कब बना, मतलब फीमेल गैमेट्स कब बन चुका है, तो जब वो मदर बॉडी के इनसाइड है। इंट्रायूटाइन लाइफ 9 मंथ के अंदर अंदर बन जाएगा, 24 वीक्स 25 वीक्स का समय है, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट कब बना, आफ्टर बर्थ, जब उसमें क्या हुआ, माइटोसिस। प्राइमरी ओसाइट्स कहां पे अरेस्ट है, म्यूसिस फर्स्ट के अंदर। कहां पे, म्यूसिस फर्स्ट। कब कंप्लीट होगा, जब वो पुबर्टी में जाएगा। म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट बनेगा। सेकेंडरी ओसाइट कहां पे अरेस्ट होगा, म्यूसिस सेकेंड के अंदर। और म्यूसिस सेकेंड में कौन सा, मेटाफेज सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी ओसाइट कब तक अरेस्ट होगा, जब तक उस फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म का एंट्री नहीं हो जाएगा। स्पर्म का एंट्री होगा तो क्या बनेगा, ओवम बनेगा। फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये सब बात यहां से क्वेश्चन उठ के आएगा। अब हमको उम्मीद है कि आप सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। डू अंडरस्टैंड। तो आज इसी तरह से हम लोग oogenesis को कंप्लीट किए, और oogenesis को कंप्लीट करके गैमीट का जो फॉर्मेशन था, मेल और फीमेल दोनों को समझ लिए, दोनों का फर्टिलाइजेशन भी हम लोग बातों बातों में समझ लिए। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे चर्चा करेंगे। अगर अभी तक भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपना नीट को लेकर सिंसियर हैं, और आप सिंसियर हैं तो गारंटी मानिए कि आपको हम बायोलॉजी में इतना करवा देंगे कि आपको बायोलॉजी में 320, 330, 340 के आसपास आप स्कोर करेंगे। और अगर आपका लक भी सही रहा तो आप 360 में 360 स्कोर करेंगे। ये मेरा अपना विगत 4-5 साल से जो हम लोग एग्जाम दिए, जो प्रिपरेशंस किए, उसका अनुभव है। साथ साथ एक नहीं, जो अभी फाइनल ईयर में है एमबीबीएस कॉलेज में, जो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो सबका एक्सपीरियंस को मैच्योर करके, कंबाइन करके इस चीज को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है। इसलिए आपको जो डाउट हो आप पूछें, वो डिफरेंट लोग के पास जाते हैं, हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। 25-30 लोग का ग्रुप है, वो सब आपका डाउट को क्लियर करेंगे और अच्छे से करेंगे। और किसी को और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम। हम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पीछे खड़े हैं। हमारा ड्रीम यही है कि आपका ड्रीम को हम कुछ पूरा करने में मदद कर सकें। ड्रीम तो आप ही को पूरा करना है। मेडिकल कॉलेज और ये एप्रॉन का अगर आप ड्रीम देख रहे हैं ना, ये पूरा आप ही को करना है। ये देखने में और फर्स्ट डे पहनने में बहुत का डिफरेंस है। वो डिफरेंस पहनने के बाद ही आप फील कर सकते हैं। हम लोग बस सोने के टाइम में उतारते हैं, वरना बड़ा इज्जत से पहना जाता है इसको, बहुत फील आएगा आपको। और आप चाहते हैं यहाँ पर जो लोगो लगा हुआ है वो आपका ड्रीम कॉलेज का लगा रहे, तो आप जरूर से जरूर जितना हो सके उतना पढ़ें, मेंटली रिलैक्स रहें, और इसी तरह का कंटेंट आपको मिलते रहेगा, लगातार मिलेगा। आप बने रहे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो भी फ्रेंड है वहां तक आप शेयर करें, ठीक है। अब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।